अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट अपना टॉपिक यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स का, जो कि है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में क्या है, कहता है जी सेंटर ऑफ मास जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा सेंटर होता है जिस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बिल्कुल सीधा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मूव कर जाता है बगैर रोटेट किए। जैसा कि ये मैंने एरो का साइन लगाया, फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ये था, मैंने इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पे फोर्स लगाई तो ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर जाएगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और ये रोटेट नहीं करेगा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कहते हैं जो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम एक ऐसा पॉइंट होता है वेयर एन अप्लाइड फोर्स, जहां पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, काजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन, जो सिस्टम को मजबूर कर देता है कि वो मूव करे बगैर रोटेट किए। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेंडुलम है सिंपल, ये बेटा उसका सेंटर पॉइंट है, यहां पर फोर्स अप्लाई की जा रही है तो देखें ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल जो है सीधे सीधे मूव कर रहा है, किसी भी और डायरेक्शन को मूव नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही हल्का सा हम इसके सेंटर पॉइंट से अपवर्ड पॉइंट की तरफ गए, हमने वहां पे फोर्स अप्लाई की, तो आपने एक चीज देखी है कि ये पेंडुलम जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और अगर हम सेंटर ऑफ मास पॉइंट के डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी डायरेक्शन थोड़ी क्या हो जाएगी, अपवर्ड टाइप चले जाएगी। बात समझ आ रही है ना? तो जब भी हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके सेंटर पॉइंट फाइंड कर लें। अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है कि वो बगैर रोटेट किए मूव करे, तो हमें उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि उसके सेंटर पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई कर दें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पढ़ने से पहले आपको कुछ बॉडी के बारे में इंट्रोडक्शन जो हम शुरू में पढ़ चुके हैं, रिजिड बॉडी क्या होती है, कोई भी बॉडीज हो क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। आपको पता है कि बेटा जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं और सारे पार्टिकल्स कुछ ना कुछ वेट रखते हैं, तो वो ग्रेविटी एक्ट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, जिसकी वजह से उसको डाउनवर्ड ज़मीन की जानब खींचते हैं। अब देखें, अब ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने। ये आपको रेड रेड कलर के जितने भी बेटे डॉट दिखाई दे रहे हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये जो आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये डॉट हकीकत में ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स मिलके इस पूरे ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये स्मॉल पार्टिकल्स वेट रखते हैं तो इन पे ग्रेविटी एक्ट करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी, ये सारे बेटे डाउनवर्ड चले जाएंगे। ठीक है, और अगर हमें रिजल्टेंट फोर्स की बात करें, रिजल्टेंट फोर्स जो सारी फोर्सेस को मिला देती थी, तो क्या हम कहते थे कि रिजल्टेंट फोर्स एक सिंगल फोर्स है that has the same effect as the combined effect of all the forces to be added। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेंटर पॉइंट पे कह देते हैं कि ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स पॉइंट है और यहाँ पे सारा पॉइंट का जो वेट है वो वर्टिकली एक्ट डाउनवर्ड जा रहा है। तो क्या पता चला सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। अब ऐसा पॉइंट है जहां पर सारा वेट किसी भी बॉडी का वर्टिकली डाउनवर्ड जाता है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बेटे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशंस हैं, इनको आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है, उसके बाद बेटे आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, जो इसी के साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन है, हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, ये जो कुछ ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट्स कौन से, इनको आपने अच्छे से रीड कर लेना। ये भी अकॉर्डिंग टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इररेगुलर शेप थिन लामिना। हमारे पास एक इररेगुलर शेप थिन लामिना है, हमने उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट फाइंड करना है। ये हमारे पास इररेगुलर शेप थिन लामिना है, हमने इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट फाइंड करना है। यहाँ पे क्या लिखा है थोड़ा वो देख लेते हैं। कहता है एक सिंपल मेथड है जो फाइंड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बॉडी को, उसको हम प्लम लाइन मेथड कहते हैं। प्लम लाइन क्या होता है, इसके पास स्मॉल मेटल बॉब होता है, या तो वो बॉब जो लेड का बना होता है या तो बेटे ब्रास का बना होता है, उसको सपोर्ट कर दिया जाता है एक डोरी स्ट्रिंग के साथ।
और जब उसको सस्पेंड किया जाता है ना फ्रीली स्ट्रिंग डोरी के साथ, तो वो वर्टिकली डायरेक्शन में अपने वेट के हिसाब से जो है ना वो रेस्ट में चला जाता है। इसको रीडिंग करने से पहले मैं आपको डायग्राम की मदद से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमारे पास एक इरेगुलर शेप लैमिना है, हमने क्या करना है, मेटल या ब्रास या लेड का बॉब लेना है, उसको एक डोरी के साथ हमने यूँ बांध देना। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। इसको बेटे हमने थोड़ा जो है ना डोरी के साथ बांध दिया। फिर नेक्स्ट बेटे क्या होगा, जब हमने इसको डोरी के साथ बांध दिया तो हमने क्या करना है कि इस इरेगुलर शेप थी लैमिना में हमने 3 होल्स कर देने, A, B एंड C, 3 होल्स कर दिए। अच्छा, अब हमने जब 3 सुराख इस कार्ड के अंदर कर दिए हैं बेटे, तो हमने क्या करना है कि इस कार्ड का पहला पॉइंट A लेना है, उसमें एक नेल की लगा देना है दीवार के साथ। जब हमने इस कार्ड को रोटेट करवाना है यू सेंटर में गोल सर्कल में, तो क्या होगा, एक वक्त आएगा ये रोटेट करता 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 बेटे यहाँ पे आके रुक जाएगा। जब ये यहाँ पे आके रेस्ट पे रुक जाएगा तो हमने ये प्लम लाइन वाला उठाना है स्ट्रिंग और इस नेल के साथ बिल्कुल स्ट्रेट जो है ना इसको हैंग कर देना है। क्या होगा, हम ये फाइंड करेंगे कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ये है, हम वहां पे निशान लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमने पॉइंट बी को बेटे उठाना है, नेल लगाना है, रोटेट करवाना है, तो क्या पता चला कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट भी यही है। इसी तरह बेटे हमने सी को उठाना है, नेल लगाना है, रोटेट करवाना है, तो क्या पता चला बेटे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट भी यही है। तो क्या पता चला कि यहाँ पर इन तीनों का, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसको इस पॉइंट पे रख के रोटेट किया करवाया जाए तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब बुक पे बेटे क्या लिखा है थोड़ा उसको देख लेते हैं। कहता है टेक एन इरेगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, आपने इरेगुलर पीस लेना है कार्डबोर्ड का, उसके अंदर बेटे आपने 3 सुराख कर देने हैं A, B एंड C। ठीक है, और उसके किनारों की तरफ एक नेल दीवार के ऊपर फिक्स कर देना है, उसको सपोर्ट कर देना है कार्डबोर्ड को नेल के साथ। पहला पॉइंट हमने A ले लेना है। जैसे कार्डबोर्ड को आप स्विंग मतलब घुमाते हो फ्रीली, तो क्या होता है, जो कार्डबोर्ड होता है वो रेस्ट पे आ जाता है अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से एंड वर्टिकली बिलो नेल के नीचे। इसी तरीके से आपने रिपीट करना है कार्डबोर्ड को पॉइंट B एंड सो ऑन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट G क्रिएट हो जाएगा। अब यहां से क्या पता चलेगा, नोट करना है कि दिस लाइन आल्सो पासिस थ्रू द ग्रेविटी, की सारी लाइन जो है बेटे B की और C की, A की, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट में से पास थ्रू कर रही हैं। इट विल बी फाउंड दैट ऑल द वर्टिकल लाइंस फ्रॉम होल्स A, B एंड C हैव कॉमन पॉइंट G। तो इससे बेटे क्या पता चलेगा कि जितने भी हमारे पास पॉइंट हैं A, B एंड C, सबका ग्रेविटी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो क्या है, कॉमन है। दिस कॉमन पॉइंट ग्रेविटी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कार्डबोर्ड। तो बेटे ये जो कॉमन पॉइंट ग्रेविटी है ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऑफ अ कार्डबोर्ड। नेक्स्ट बेटे शॉर्ट डेफिनेशन आ जाती है कपल। कपल क्या होता है, कहता है अ कपल इज फॉर्म्ड, कपल बेटा तब फॉर्म्ड होता है जब 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक मतलब जो एक जैसी फोर्सेस नहीं है, अनलाइक एक जैसी नहीं, पैरेलल हाँ पैरेलल तो हैं फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे से पैरेलल हैं बट एक जैसी नहीं है। एक जैसी से मुराद उनकी डायरेक्शन एक जैसी नहीं है। अच्छा, और द सेम मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड सेम है बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, लेकिन ये सेम लाइन के अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे बेटे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक स्पेनर का इस्तेमाल किया जाता है एक नट को टाइट करने के लिए। क्या होता है, जब स्पेनर का इस्तेमाल किया जाता है नट को टाइट करने के लिए, तो ये A डायरेक्शन फोर्स अपवर्ड लगा रहे हैं। अच्छा, ये इनका सेंटर पॉइंट है, इसको हम O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से फोर्स बेटे अपवर्ड लग रही है ना, जब फोर्स अपवर्ड लग रही है तो क्या करें, नट को टाइट करें। फॉर एग्जाम्पल बेटे हम नट को टाइट करने के लिए 5 टाइम इसको टर्न करें। ठीक है, अब जैसे हमने नट को लूज करना है तो क्या होगा, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, हम पॉइंट B पे जाएंगे ना, पॉइंट B पे फोर्स लगेगी लेकिन उसका सेंटर कॉमन पॉइंट B है। तो यानी कि नट को लूज करने के लिए, टाइट करने के लिए हमारे पास कितने टाइम हमने टर्न करना है, 5 टाइम टर्न करना है। यानी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है बट नॉट अलोंग अ सेम लाइन, लेकिन ये सेम लाइन में नहीं है, एक क्लॉकवाइज जा रहा है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अब टोटल टार्क इसमें कितना बेटे प्रोड्यूस होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय OA, फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया OA के साथ, प्लस दूसरी साइड पे जा रहे हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय OB, फोर्स दोनों में कॉमन है, OA एंड प्लस OB बेटा, फिर दोनों में O सेंटर पॉइंट कॉमन है तो F मल्टीप्लाई बाय AB, यानी टोटल टॉर्क ऑफ द कपल जो प्रोड्यूस हो जाएगा F मल्टीप्लाई बाय AB। नेक्स्ट वीडियो आ जाता है हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या होता है। कहता है जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, ये हमें बताता है कि एक बॉडी कंटिन्यू में है, अपनी रेस्ट में है, एक बॉडी जारी रखे हुए अपनी रेस्ट की हालत को या मोशन की हालत को, जब तक उसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स हम एक्ट नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल एक बाईसाइकिल है ना बेटा,
वो या कोई भी एक बुक है, फॉर एग्जांपल चले बुक ले लें, बुक है वो अगर टेबल के ऊपर पड़ी हुई है या कोई पिक्चर हैंग की हुई है, बेटे वो बुक तब तक टेबल के ऊपर पड़ी रहेगी, वो पिक्चर तब तक हैंग रहेगी जब तक हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। इज इट क्लियर? और एक गाड़ी अगर मोशन में है, जा रही है, वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक हम ब्रेक्स अप्लाई करते हुए उसके मोशन को इंटरप्ट नहीं कर देते। ओके अब इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या कहता है? एक बॉडी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, एक बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होती है बेटा इफ नॉन एट फोर्स एक्ट ऑन इट, अगर हम उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। कंडीशंस इक्विलिब्रियम क्या है बेटा? कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास कहता है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में कहता है a body is said to satisfy the first condition of for equilibrium if the resultant of all the force acting on it zero, अगर सारी फोर्सेस का रिजल्ट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल ये हम इस जो है ना वुडन ब्लॉक की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस वुडन ब्लॉक को क्या है, दोनों साइडों पे फोर्स लगाई जा रही है। यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ठीक है, और यहाँ पर भी बेटे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, यहाँ पर भी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, यानी बोथ साइड्स पे जो फोर्सेज हैं वो क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। तो ये ब्लॉक वहीं का वही रहेगा। इसके आसान से एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल के इस साइड पे भी जो फोर्स लगाई जा रही है वो 5 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है, ठीक है, और इस टेबल के इस साइड पे भी जो फोर्स लगाई जा रही है वो भी 5 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है, और टेबल के जो अपवर्ड साइड से फोर्स लगाई जा रही है वो भी 5 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है, और जो टेबल के डाउनवर्ड फोर्स लगाई जा रही है वो भी 5 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है। अगर आप एक चीज देखो, लेफ्ट राइट और बॉटम यानी बोथ साइड्स पे जो रिजल्ट है फोर्सेस का वो क्या है? सेम। एक बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई तब करती है अगर उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस का रिजल्ट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। सारी इक्वलाइज होके कैंसिल हो जाएंगी और रिजल्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कहता है लेट कर ले एन नंबर ऑफ फोर्सेज F1 F2 एंड F3 एंड सो ऑन, एनी नंबर ऑफ फोर्सेज आ जाता है, उन सब का रिजल्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फिर उसके लिए हम एक स्पेशल साइन का यूज करते हैं, ग्रीक लेटर है जिसे बेटा हम सिग्मा कहते हैं। ये सिग्मा इस्तेमाल होते हैं समिशन के लिए, समिशन वर्ड निकले सम से, यानी जमा करता है, और ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा अब हमारे पास आ जाता है जी एक्स कंपोनेंट। आइए हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो है ना बेटे ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास बेटे जो वर्टिकल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाई कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहता है एक्स कंपोनेंट पर लगने वाली फोर्सेज और वाई कंपोनेंट पर लगने वाली फोर्सेज का रिजल्ट भी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो जब हम एनी नंबर ऑफ फोर्सेज को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है बेटा? सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। एक बुक है टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, या पिक्चर दीवार के साथ हैंग की हुई है, और कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है एंड आर एट रेस्ट, तो सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। और अगर हम पैराट्रॉपर की बात करते हैं, यानी कि जो पैराट्रॉपर पैराशूट का इस्तेमाल करते हैं, कमिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी, एमसीक्यूज बन सकता है कि जो पैराट्रॉपर है वो कमिंग डाउन बेटे किसके साथ आते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी के साथ आते हैं, एंड ऑल्सो सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी है, इसको आपने अच्छे से देख लेना। 4.5 एग्जांपल में क्या है कि एक ब्लॉक है, उसका वेट बेटे 10 न्यूटन है, हैंगिंग थ्रू अ कॉट। उसको एक चलें आसान से अल्फाज में समझ लें, एक ब्लॉक है उसका वेट 10 न्यूटन, उसको आपने एक रस्सी के साथ लटकाया हुआ, बताएं उसमें कितना टेंशन क्रिएट होगा? तो बेटा वेट 10 न्यूटन है, टेंशन फाइंड करना है। एक्स कंपोनेंट फोर्स जीरो है, वाई कंपोनेंट फोर्स जीरो है, तो टेंशन माइनस वेट, तो वेट बेटा इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जब इधर जाके पॉजिटिव होगा तो टेंशन इज इक्वल टू 10 न्यूटन, यानी जितना उसका वेट होगा उतनी ही टेंशन उसमें क्रिएट हो जाएगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। कहता है कि एक बॉडी जो है ना, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये कंफर्म नहीं होता कि एक बॉडी है वो इंश्योर कर रही है कि एक बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में मौजूद है या नहीं है। ये क्लियर होता है कुछ एग्जांपल्स की मदद से, देख लेते हैं। कंसीडर कर लें ए बॉडी है, पुल्ड है, उसको खींचा जा रहा है फोर्स F1 एंड F2 के साथ। देखें फोर्स F1 एंड F2 के साथ खींचा जा रहा है। द टू फोर्सेज आर इक्वल, दोनों फोर्सेज इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी 10 न्यूटन के फोर्स लगा रहा है और यहाँ पर भी F2 भी 10 न्यूटन के फोर्स लगा रहा है। ओके, बट ये एक दूसरे से क्या है? ऑपोजिट है। बोथ आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, लेकिन जो इनका रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या है? द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। नाउ शिफ्ट द लोकेशन ऑफ द फोर्सेज, लेकिन अगर हम उनकी लोकेशन को शिफ्ट कर देते हैं तो फिर क्या होता है? ओके, इन दिस सिचुएशन द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, तो द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टिल सेटिस्फाइड। इससे क्या साबित होता है कि ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टिल सेटिस्फाइड।
अच्छा, ये है हमारे पास डायग्राम नंबर बी और ये है डायग्राम नंबर ए। यहां पर भी 10 न्यूटन के फोर्स लगी बेटे, यहां पर भी 10 न्यूटन के फोर्स लग रही है और बोथ फोर्सेस सेम है बट अलोंग अ सेम लाइन। लेकिन डायग्राम नंबर बी में देखें ये नॉट अलोंग अ सेम लाइन, ये अलोंग अ सेम लाइन नहीं है। जो डायग्राम नंबर ए है ये अलोंग अ सेम लाइन है। अच्छा बेटे, अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसकी बात कर रहा है, डायग्राम नंबर बी की बात कर रहा है। डायग्राम नंबर बी में वो क्या कहता है, इन दिस सिचुएशन द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन फिर भी वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है। इट इज बिकॉज द बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट। दिस सिचुएशन डिमांड अनदर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, और वहां पे पॉसिबिलिटी है कि बॉडी रोटेट कर जाए और वो एक नई कंडीशन की डिमांड कर रही है, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड द सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, और वो कंडीशन सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम कहलाती है। सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम कब होती है, जब उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस का यानी कि रिजल्टेंट टॉर्क क्या हो जाए, जीरो हो जाए। शॉर्ट में आ जाए तो डेफिनेशन कहां से लिखनी है आपने, अकॉर्डिंग टू दिस द बॉडी सेटिस्फाई द सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट जीरो, जब उस पर लगने वाला सारा रिजल्टेंट टॉर्क बेटे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल 4.6 है और इसको आपने एक दफा अच्छे से देख लेना है, लेकिन ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास बेटे स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में आ जाती है कि कितनी स्टेट्स होती हैं इक्विलिब्रियम की। 3 स्टेट्स होती हैं इक्विलिब्रियम की। एक बेटा हमारे पास आ जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड द लास्ट वन इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि एक बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई तब करती है अगर हम उसको उसकी पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें, एंड आफ्टर डिस्टर्बिंग क्या होगा, वो दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस चले जाएगी। इसके एग्जांपल एक बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, आप इसको थोड़ा सा उठाने के बाद जैसे आप इसको सेट फ्री करते हो तो वो दोबारा रिटर्न हो जाती है अपनी प्रीवियस पोजीशन पे, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है। कंसीडर कर लें एक बुक है टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, टिल्ट द बुक स्लाइटली अबाउट इट्स वन एज बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। उसके ऑपोजिट साइड से क्या करते हो, थोड़ा सा उठा लेते हो बुक के, छोड़ देते हो। इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट फ्री, जब आप उसको छोड़ देते हो वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पर वापस चले जाती है, एंड सच अ स्टेट ऑफ अ बॉडी इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो वो बॉडी क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसकी एग्जांपल ये होगी और डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइटेस्ट टिल्ट इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, अगर थोड़ा सा उठाने के बाद जब हम उसको सेट फ्री कर देते हैं तो वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पर वापस चले जाती है। डिफरेंट एग्जाम्पल्स है, आपने इसको एक दफ़ा अच्छे से पढ़ लेना है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से है और आपने डेफिनेशन और बुक वाली एग्जाम्पल कर लेनी है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि एक बॉडी को अगर आप थोड़ा सा उठाते हो स्लाइटेस्ट टिल्ट, एंड जब आप उसको फ्री करते हो तो अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस नहीं जाती। लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखें, ये यहाँ पे हमारे पास बॉल पॉइंट है ना, पेन है, लेड पेंसिल कह लें, हमने इसको स्ट्रेट खड़ा किया, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ये है। जैसे बेटे हमने इसको यहाँ से छोड़ा, सेट फ्री किया, तो वो क्या हुआ, टॉपल हुआ, वो गिर गई बेटे इस साइड पे, तो यानी कि ये अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस नहीं गई, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। डेफिनेशन क्या है, इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट्स फ्री आफ्टर अ स्लाइटेस्ट टिल्ट, इट इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर? ओके बेटा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कहता है इफ अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, एक बॉडी अपनी नई पोजीशन पे चले जाती है जब उसको प्रीवियस पोजीशन से डिस्टर्ब किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा, सर ये दोनों डेफिनेशन सेम है, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है, सेम है। उसमें था अनस्टेबल में एक बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन पे नहीं जाती, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में यही है कि बॉडी को जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पे नहीं जाती, तो वो न्यू पोजीशन पे चले जाती है। सवाल यही उठ रहा है ना आपके जहनों में बेटे, तो लेकिन इनका डिफरेंस क्या है, वो कैसे हमने उसको क्लियर करना है। उसका डिफरेंस बेटा ये है कि जब भी हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा बेटे वर्टिकली आएगा, ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, हमारा वर्टिकली आएगा। लेकिन बेटे जैसे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या आएगा, हमारा हॉरिजॉन्टल आएगा। ठीक है, अच्छा देखें यहाँ पे जब हमने बात की बेटा वर्टिकली और यहाँ पे हमने बात की हॉरिजॉन्टल, जब बात करेंगे अनस्टेबल की तो उसकी हाइट बरकरार नहीं रहेगी, वो अपनी हाइट को, अपनी बुलंदी को खो देगा ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम बात करेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की तो ऑब्जेक्ट अपनी हाइट को नहीं खोएगा, हाइट उसकी वैसी की वैसी ही रहेगी। बॉल है ना बेटे, उसको जमीन पे रोल कर दोगे तो क्या होगा, उसकी हाइट वैसी की वैसी रहेगी।
ऐसे ही है ना, और लेकिन अगर पेंसिल है उसकी हाइट जो है वैसी नहीं रहेगी। ये थे बेटे आज के हमारे टॉपिक। हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है सारा, और इंशाल्लाह कल से हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और यहाँ पे एक सवाल बन सकता है कि व्हीकल्स आर मेड हैवी एट द बॉटम, वाई द व्हीकल्स आर मेड हैवी एट द बॉटम, व्हीकल्स को बॉटम से हैवी क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है क्योंकि बेटा जितना हैवी बॉटम से बनाया जाएगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, और वो उसकी हेल्प करेगा उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करने को, जिससे वो स्टेबल रहेगी, वो फॉल नहीं करेगी। होप सो ये सारे टॉपिक आज आपको क्लियर हो गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।